हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए एक बार फिर से एक न्यू चैप्टर के साथ CDP, आप जानते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, जिसके तहत जो आपका कोर्स चल रहा है सीटेट के लिए, उसमें आज हम आपके सामने डिस्कशन के लिए लाए हैं हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट, आनुवंशिकता एवं वातावरण। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप जान ले कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे आनुवंशिकता तथा वातावरण के अर्थ, मूल आनुवंशिक सिद्धांत, बालकों के विकास एवं वृद्धि में आनुवंशिकता तथा वातावरण का महत्व और आनुवंशिकता के नियम, आनुवंशिकता तथा वातावरण का बालकों की शिक्षा एवं शिक्षकों के लिए महत्व और शैक्षिक अनुप्रयोग, और लास्ट में हम लोग कुछ अभ्यास प्रश्न को देखेंगे। सबसे पहले गौर कीजिएगा, यहाँ पे दो आपके शब्द हैं, एक है आनुवंशिकता और दूसरा है आपका वातावरण। आनुवंशिकता, आनुवंशिकता है क्या? तो आप सभी को पता है कि जो भी बच्चे इस दुनिया में कदम रखते हैं उसके शारीरिक जो संगठन होते हैं या शारीरिक जो गुण होते हैं या उनके जो पूरे बनावट का, एक व्यक्तित्व का जो एक निखार होता है, वो सारे के सारे जो गुण आते हैं वो उसके माता पिता के द्वारा जीन्स के माध्यम से, गुणसूत्र के माध्यम से उस बच्चे में प्रवेश करते हैं। तो जो माता पिता के द्वारा उसके बच्चों में गुणों का स्थानांतरण होता है वही कहलाता है आपका आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता को छोड़कर, यानी जीन्स को छोड़कर, जीन के द्वारा जो गुण आते हैं उनको छोड़कर जो कुछ भी मिलता है वो सारा का सारा वातावरण कहलाता है। तो यहाँ पे दो शब्द, एक आनुवंशिकता और दूसरा है वातावरण। लेकिन अब यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या आनुवंशिकता जो होती है, जो जीन्स के माध्यम से, या जीन जिसको आप कहते हैं, उसके माध्यम से जो बच्चों में गुणों का स्थानांतरण होता है, चाहे शारीरिक गुण हो या उसकी बनावट हो, जो कुछ भी हो, तो क्या वह जो होता है केवल माता पिता के ही गुण उसमें निहित होते हैं? तो यह बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि जो बच्चे में गुण आते हैं वह न केवल माता पिता से जरूर आते हैं, लेकिन वह जो गुण होते हैं वह कई पीढ़ियों तक को समाहित रखते हैं। अब न केवल यहाँ पे उसके पिता के ही वंशज का गुण रखते हैं, बल्कि उसकी माता के भी वंशज का गुणों को समाहित रखते हैं। और जैसे पिता की तरफ उसके पिता हो गए, दादा दादी, उसके बाद उधर चलेगा तो नाना नानी मामा, जितने भी होते हैं वह कई पुरखों का एक गुणों को समाहित करके वो उसमें क्या कह सकते हैं कि जीन के माध्यम से बच्चों में आती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि माता पिता का गुण या उसके कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो नहीं आ पाते हैं, कभी कभी देखते हो कि बच्चा जो है माता पिता के जैसा बिल्कुल नहीं होता, गुण में भी व्यवहार में भी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वह किसी और पीढ़ी का गुण को अपने अंदर समाहित कर लिया। हो सकता है कि दादा दादी पर गया हो, परदादा परदादी पर गया हो, या हो सकता है कि बुआ पर गया हो, या बहुत सारे गुण हैं जो उसमें समाहित होते हैं। लेकिन एक और बात याद रखिएगा कि जो ये गुण होते हैं, अगर एक पीढ़ी में नहीं आ पाया है तो जरूरी नहीं कि वह गुण छिप गए,
वह हो सकता है कि फिर अगले पीढ़ी में आके वह अपना लक्षण दिखा दे। मान लीजिए कि किसी के माता पिता बिल्कुल आक्रामक जो स्वभाव के हैं और उसके बच्चे बिल्कुल अच्छे स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के हो गए, तो यह जरूरी नहीं है कि वह आक्रामक वाला जो गुण है वह सदा के लिए समाप्त हो गए, वह छिपा हुआ है, वह फिर से दिखलाई दे सकता है। तो अब हम लोग आनुवंशिकता के आपने देखा कि माता पिता के शारीरिक गुण या जो एक संगठन होता है उसको जीन के माध्यम से, गुणसूत्र के माध्यम से बच्चों में प्रवेश कर जाना, बच्चों में आ जाना ही आनुवंशिकता कहलाता है, हेरिडिटरी कहलाता है। और जीन के माध्यम से आए हुए गुणों को छोड़कर जो भी होते हैं वो सारा का सारा कहलाता है वातावरण। तो आनुवंशिकता का गुण जो होता है उसकी शुरुआत उसी समय हो जाती है जब माता और पिता दोनों का एक मिलन होता है, यानी माता से अंडाणु और पिता से शुक्राणु जब दोनों मिलते हैं तो उस समय आप जानते होंगे कि माता से 23 क्रोमोसोम्स और पिता से 23 क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र आते हैं, जो कि टोटल मिलकर बन जाते हैं 46 गुणसूत्र होते हैं, और जिससे एक भ्रूण का निर्माण होता है, एक फ्यूटस का, या कह सकते हो कि दोनों के मिलन के बाद एक जाइगोट का निर्माण होता है, और उसके बाद उसका गुण उसमें प्रवेश कर जाते हैं और धीरे धीरे यह प्रक्रिया चलती रहती है। कितने दिनों तक? 9 महीने 10 दिन, या जिसे हम 40 सप्ताह कहते हैं। और इसे अगर हम दिन में कहेंगे 9 महीना 10 दिन, 9 महीना 10 दिन, और सप्ताह में हो जाएगा 40 वीक्स हो जाएगा 40 सप्ताह, और ऐसे दिन में कहिएगा तो कितना दिन हो जाएगा? 280 दिन। और उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, और बच्चे का जब जन्म होता है तो जीन के माध्यम से जो गुण आए तो आनुवंशिकता है, और जो जीन के माध्यम से नहीं आया, जो बाहरी वातावरण से आ रहे हैं वो आपके कहलाते हैं वातावरण, यानी बाहर जो आ रही है। अब यहाँ पे अब गर्भ में बच्चा है तो उसमें भी वातावरण जो होते हैं वह 2 तरीके के हो सकते हैं, एक आंतरिक हो सकते हैं और एक बाह्य हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं? क्या बाह्य वातावरण बच्चे जब गर्भ में आनुवंशिकता में जो आनुवंशिकता से गुण आया है, क्या उसमें बाहरी जो वातावरण क्या प्रभावित करेगा कि नहीं? तो बिल्कुल करेगा। मान लीजिए कि आंतरिक तो है, माँ का जो गर्भ के अंदर के जो वातावरण वो तो उसको प्रभावित कर रहा है कि माँ का अगर स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो बच्चे का भी होगा। माँ ने अगर किसी ऐसे प्रकार के पदार्थों का सेवन कर लिए जो बच्चे के लिए हानिकारक है तो वो तो आंतरिक वातावरण के कारण प्रभावित होगा। लेकिन जो बाहरी वातावरण, जैसे मान लीजिए कि उस बच्चे के जो होने वाले पिता है, जो पिता है उसके, अगर वह मान लीजिए कि एक शराबी है और वह बाहर से आते हैं शराब पीकर, रात में अपनी मम्मी से उसके साथ झगड़ा करते हैं या उसको तनाव उत्पन्न करते हैं, तो जब मम्मी को उसके टेंशन होगा, तनाव होगा, तो वह बच्चे को भी क्या करेगा? प्रभावित करेगा। यानी बाह्य वातावरण भी बच्चे को प्रभावित करता है और आंतरिक वातावरण तो प्रभावित करता है। यानी वह जो बच्चा है उसके अंदर बाह्य वातावरण और आंतरिक वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो आइए अब हम इसके बारे में जानते एक एक करके। आनुवंशिकता और वातावरण के अर्थ देखेंगे, उसका मूल आनुवंशिक सिद्धांत देखेंगे, उसके बाद बालक के विकास एवं वृद्धि में आनुवंशिकता तथा वातावरण का महत्व देखेंगे, आनुवंशिकता के नियम, आनुवंशिकता और वातावरण के बालकों की शिक्षा एवं शिक्षकों के लिए महत्व, और उसके बाद हम लोग शैक्षिक अनुप्रयोग प्रयोग और लास्ट में अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिएगा, ये जो है आपका आनुवंशिकता और वातावरण का जो पहला था आपका, इसे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे पार्ट 2 में, आनुवंशिकता तथा वातावरण। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो एक बेसिक चीजें बताई गई आपको समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और घंटी के बटन दबाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।